नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को शपथ ग्रहण किए हुए आज चौथा दिन हो गया, लेकिन मंत्रियों के विभागों के बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं आ रही है। क्या मंत्रियों के विभागों में किसी तरह की अड़चन है? क्या इसको लेकर कोई समस्या है? क्या इसको लेकर इसके पीछे कोई खींचतान चल रही है? बहरहाल इन चर्चाओं के बीच आज विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू हो गया। विधानसभा के भीतर पहले योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने शपथ ली। इन दोनों के शपथ ग्रहण के दौरान एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसे लोकतंत्र में एक खूबसूरत तस्वीर के तौर पे पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया में आज ऐसी तस्वीरें बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों मिल रहे हैं विधानसभा के भीतर। अखिलेश ने जब योगी आदित्यनाथ उनके करीब पहुंचे शपथ लेने के बाद, तो उन्होंने अखिलेश ने हाथ बढ़ाया, योगी आदित्यनाथ ने उनसे हाथ मिलाया और उनके कंधे पर हाथ भी रखा। तो इस तरह की एक सुखद तस्वीर आई। अखिलेश यादव ने उसके बाद शपथ ग्रहण से पहले सभी पूरे सदन का एक तरह से अभिवादन करते हुए और आखिर में योगी आदित्यनाथ से पहले उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हाथ भी मिलाया और योगी आदित्यनाथ को दोबारा एक बार उनको नमस्कार किया और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। तो एक बेहतर तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर सचमुच लोकतंत्र में सामने आई, जिसमें देखा गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष भले ही चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच में कड़वाहट रही, दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ ढेर सारी बातें की, लेकिन आखिरकार विधानसभा में जब ये दोनों नेता मिलजुल कर काम करेंगे, दोनों नेता आपसी सहमति से जब काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का भला होगा। और शायद इसीलिए इस तस्वीर को खूबसूरत तस्वीर कहा गया, क्योंकि उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इसी तरह का तालमेल दिखाई देगा जनता के सवालों पर कम से कम। और ऐसा दिखा भी। मैं इस पर भी बात करूंगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या राजनीतिक अड़चने हैं, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, मंत्रियों के विभागों का फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा आज एक और अच्छी तस्वीर सामने आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विधानसभा में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सहमति बन गई है। सतीश महाना का नामांकन दाखिल कर दिया गया है और इसको दाखिल करने के वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ सीनियर मंत्री दिखाई दिए और राजा भैया भी दिखाई दिए। ये एक अलग तस्वीर है जिसमें राजा भैया का सहयोग दिखाई दिया अध्यक्ष चुने जाने को लेकर। हालांकि उस तस्वीर में विपक्षी दल के नेता साथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि विपक्षी दल की ओर से किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सहमति बन गई है और सतीश महाना के विधानसभा अध्यक्ष बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। और इसके साथ ही कानपुर वालों की एक बड़ी मांग, एक बड़ी शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि कानपुर से इस बार किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो ऐसी शिकायतें सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन अब सतीश महाना के विधानसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद यही माना जा रहा है कि कानपुर वालों की शिकायत दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक शहर है और जहाँ से राजनीतिक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वहां से विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना होंगे, इसको लेकर एक स्पष्टता आ गई है और कल निश्चित रूप से इसका चुनाव संपन्न हो जाएगा। आज शपथ ग्रहण में विधायकों का जो शपथ हुआ उसमें अधिकतर विधायकों का शपथ हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं जिनका आज शपथ नहीं हो पाया है उनका कल शपथ हो जाएगा और कल विधानसभा अध्यक्ष के बारे में फैसला भी हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि विधानसभा में इस बार उपाध्यक्ष होगा कि नहीं होगा और क्या उपाध्यक्ष का चुनाव भी तत्काल कराया जाएगा, क्योंकि पिछली बार पिछले सदन में हम लोगों ने देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष तो थे, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल आखिर में किया गया, वो भी राजनीतिक कारणों की वजह से। उसमें देखा गया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का एक विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने उसको विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया और उसके बाद सदन का कार्यकाल बहुत कम समय के लिए चला। लेकिन अब इस बार क्या रहता है, चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बन रहा है, तो क्या जब विधानसभा अध्यक्ष के लिए सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर विपक्ष ने मुहर लगाई है, विपक्ष ने समर्थन किया है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि विपक्ष के किसी नेता को अगर विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा तो सत्ता पक्ष उसकी ओर से हामी होगी। ये अभी सवाल लेकिन सामने नहीं आया है। क्या होगा इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है
और क्या विपक्ष ने इसको लेकर कोई रणनीति बनाई है, यह भी जानकारी नहीं आ रही है। विपक्ष की अपनी समस्याएं हैं। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी में आज एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में शायद किसी तरह का कोई तालमेल फिर से गड़बड़ा गया है, ऐसा एक आभास मिल रहा है। और वो आभास इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि 28 तारीख को जो समाजवादी पार्टी ने अपने सभी गठबंधन के सहयोगियों की बैठक बुलाई है, उस बैठक में शिवपाल यादव भी अपने गठबंधन के नेता के तौर पर उपस्थित होंगे, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं और इस नाते माना यह जा रहा था कि शिवपाल यादव उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते ये भी चर्चा थी कि विधायकों की बैठक में उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे, नहीं शामिल हुए उसमें भी। और इसको लेकर जब मीडिया में सवाल पूछा गया समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि भाई वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के नेता हैं और सभी के गठबंधन के नेताओं को 28 मार्च को उनकी बैठक बुलाई गई है। लेकिन आज अभी जानकारी नहीं मिली है, अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, कि उनकी बैठक हुई कि नहीं हुई। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मुख्य रूप से 3 दल है। एक तो राजभर की पार्टी है, आरएलडी है, उसके अलावा जो जयंत चौधरी की पार्टी है, और उसके अलावा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया एक गठबंधन का सहयोगी है। लेकिन अब आज तक अभी तक ये चर्चा नहीं सामने आई है कि क्या इनकी कोई बैठक हुई है, क्या कोई रणनीति बनी है आगे के लिए, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बहरहाल उनके रिश्तों को लेकर एक खटास की खबरें आ रही हैं और इसका क्या राजनीतिक भविष्य होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जानकारी ये आ रही है कि शिवपाल यादव को बुरा लगा है और उन्होंने शायद इस बारे में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह से बात की है। और मुलायम सिंह से क्या बात हुई, कितनी बात हुई और किस तरह की शिकायत उन्होंने की है, या आपसे मुलाकात हुई है, शिकायत नहीं हुई है, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है, इसलिए ये जानकारी आ रही है कि शायद उन्होंने उस बैठक में, उस मुलाकात में उन्होंने इस जो अभी उनके साथ हो रहा है इसकी चर्चा उन्होंने की होगी। ये एक संभावना ही है। अभी इसको पूरी तरह से चूंकि अभी तक शिवपाल यादव ने किसी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी ऐसे मीडिया को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि वो नाराज है, लेकिन ऐसी अटकलें जो है राजनीतिक क्षेत्रों में लगती रहती है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चलती रहती है और ऐसी चर्चाओं का कुछ वजूद भी होता है और कई बार ऐसी चर्चाएं निराधार भी होती हैं। लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि ये अब रिश्ते बहुत सामान्य नहीं है। इसको लेकर एक चिंता एक बार फिर उभर रही है विपक्षी दल के बीच में, क्योंकि इससे एक मैसेज गलत जाएगा। विपक्षी दल को अभी ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़नी है और अगर मिलजुल कर ये प्रयास जारी नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सत्ता पक्ष से उनका जो संघर्ष होना है, जो उनकी मांगों पर सत्ता पक्ष को दबाव में लाया जा सकता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस नाते भी इस खबर को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अगर आंतरिक अंतर्विरोधों का सामना करती रहेगी तो निश्चित रूप से जनता के सवालों पर संघर्ष करने में उसे दिक्कत होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने आज जो शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा है कि जनता के सवालों पर वो मुखर रहेंगे, और आज उनके 2 ट्वीट दिखाई दिए। उस ट्वीट में उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब हो रही है, जिस तरह से गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप कर्मी के साथ लूट हुई है, उसको उन्होंने ट्वीट किया है। दूसरी इस तरह के आपराधिक घटनाओं को लेकर ही उन्होंने चिंता जताई है। तो निश्चित रूप से जो विपक्ष की भूमिका है वो एक मजबूत भूमिका में उनको आना चाहिए, दिखना चाहिए, और वो तभी संभव हो पाएगा जब वो सारे अंतर्विरोधों को निपटा दे। और इसके अलावा अगर ये अंतर्विरोध रहेंगे तो जो एक उनका संवैधानिक अधिकार है, जैसे अगर स्पीकर चुना गया है सत्ता पक्ष का, तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर चुना जा सकता है अगर विपक्ष आपस में एकता रखे, आपस में विचार रखे और सत्ता पक्ष पर इसके लिए दबाव बनाए। तो निश्चित रूप से विपक्ष का कोई चेहरा, विपक्ष का कोई व्यक्ति विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बन सकता है, लेकिन बनेगा कि नहीं अभी इस पर सवाल है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या मंत्रिमंडल के गठन के बाद, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद विभागों के बंटवारे में किसी तरह की समस्या है? जाहिर है अगर समस्या ना होती तो आमतौर पर हम लोग का अनुभव रहा है कि जैसे ही शपथ होता है उसके अगले दिन हम लोगों ने अखबारों में काम किया है और एडिशन छोड़ने वक्त भी ऐसी सूची आ जाया करती थी
और उससे एक स्थिति क्लियर हो जाती थी कि किस मंत्री को क्या विभाग मिला है, किसको कैबिनेट मिनिस्टर को कितने विभाग उसके पास गए हैं और कौन कितना मजबूत है, इसका आकलन भी होता रहता था कि उनको पहले से ज़्यादा ताकत मिल गई है, किसको पहले से कम ताकत मिली है। इस तरह की चर्चाएं उसी समय से शुरू हो जाती थी। तो निश्चित रूप से अभी भी जब वो विभागों के बंटवारे का जो की सूची आएगी, उसके आधार पर आकलन ये होगा कि कौन मजबूत हुआ है, कौन कमजोर हुआ है। और शायद इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि इस तरह का एक आकलन जाए कि अंतर विरोध है उसके यहाँ। जिस तरह के अंतर विरोध की बात मैं कर रहा हूँ कि विपक्षी दलों से आ रही है, क्या इस तरह का कोई अंतर विरोध है उनके भीतर, इसको लेकर एक शंका और या कहिए कि इसको लेकर एक सतर्कता भारतीय जनता पार्टी के भीतर में दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से एक ये विभागों के बंटवारे को लेकर देर हो रही है। और एक दूसरी खबर ये भी आ रही है कि विभागों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत ही सजग है, क्योंकि हमने जिस तरह से मंत्रियों का आवंटन हुआ है, कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, किसको स्वतंत्र प्रभार मिलेगा राज्य मंत्री के तौर पे, किसको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर भी काफी संजीदगी दिखाई दी है। कास्ट इक्वेशन का हो मामला या कैसे देखा गया कि 26 लगभग जो नए चेहरे आए हैं तो 26 पुराने चेहरों को अलग कर दिया गया है। तो इस तरह से एक सतर्कता बढ़ती जा रही है। और क्या ये सतर्कता इसीलिए है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व या कहिए कि आला कमान इस पर बहुत ही एक तरह से सतर्क है, क्योंकि आला कमान इस बात को लेकर सतर्क है कि अगर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होता है तो इसमें किसी तरह का किंतु परंतु न रहे, इसमें किसी तरह का एक ऐसा आभास न जाए कि किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है। क्योंकि अगर यहीं से खटास शुरू हो जाएगी, यहीं से समस्या शुरू हो जाएगी, तो आगे बड़ी समस्या हो जाएगी। और इसीलिए शायद आला कमान इसको लेकर सजग है और इसीलिए समय लग रहा है। सभी उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि जिसको भी विभाग मिले वो अपना काम पूरी तरह से करे और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बनाए। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 की जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ सकती है। क्योंकि आमतौर पर देखा यह गया है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का चुनाव में भी माहौल वैसा ही रहे जैसा विधानसभा के चुनाव के समय रहे। तो ये एक धारणा बनाई जाती है और सत्ताधारी पार्टी आमतौर पर यह धारणा बनाती हुई है कि बहुत ही आसान है, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो 24 में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से 12 का चुनाव जीतने के बाद 14 में लोकसभा के चुनाव में नतीजे कुछ और थे, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी भारी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के नजीर पर, इस तरह के जो उदाहरण रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व काम करता रहता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं से सजग है और तमाम तरह के जो संभावनाएं हैं उस पर विचार करते हुए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में भी काफी सतर्कता बरत रहा है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं चल रही है, ये भी साफ साफ कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मंत्रियों के विभागों को मंत्रियों को शामिल किया गया है उसमें भी साफ साफ एक दिखाई दे रहा है कि उनके कौन लोग हैं, उनके कौन करीबी हैं और कौन केंद्रीय नेतृत्व की का क्लोज है। तो इस तरह से एक शुरू से ही दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार के चेहरे को लेकर, सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर काफी सतर्क है। तो निश्चित रूप से इसमें समय अभी लग सकता है, हालांकि मुमकिन है कि ये कभी भी हमारे और आपके सामने आ सकता है कि ये मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हो गया और ये अचानक एक राजभवन से सूची आ जाती है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल ने तय कर दिया है और मंत्रियों के विभाग इस तरह से हैं। तो ये अब आने वाला है, निश्चित रूप से बहुत ही जल्द मंत्रियों के विभागों की सूची हमारे सामने होगी। लेकिन अभी जो देर हुई है और इसमें इतना समय लगा है तो इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीति है और एक बड़ी सोच है, एक बड़ी समझदारी है और बड़ी सतर्कता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।